ये वाला सुनो, जैसे कि जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है ना, तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है। तो उत्सर्जित प्रकाश का कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगा। जैसे वो आपतित प्रकाश को उसका तो कुछ ना कुछ होबे करता है, आई जो उत्सर्जित करता है तो उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होगा, कुछ ना कुछ उसका आवृत्ति भी होगा। तो उसका हम लोग को व्यंजक ज्ञात करना है कि जो उत्सर्जित प्रकाश होता है तो उस उत्सर्जित प्रकाश का आवृत्ति कितना होगा और उसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित विकिरण की, टॉपिक लिखिए, बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति का व्यंजक, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति का व्यंजक। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति का व्यंजक, आवृत्ति का मतलब कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसी प्रकाश का हमको कौची निकालना है, आवृत्ति निकालना है, यानी कि एक फार्मूला डिराइव करना है आवृत्ति निकालने का। तो लिखिए देकर, माना कि इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्षा N2, माना कि इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्षा N2 तथा भीतरी कक्षा N1 है। माना कि इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्षा N2 तथा भीतरी कक्षा N1 है, N1 है, N1 है, हो गया ना। अब देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन निचला कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाते हैं, ऊपरी कक्षा से, तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का जो मान होता है वो दोनों कक्षाओं के ऊर्जाओं के अंतर के बताए थे ना कि E2 - E1 बराबर H नू। कहाँ पर ही बताए थे? बोर के परमाणु मॉडल में जब पढ़ा रहे थे। तो इसके बाद लिखिए एक लाइन छोड़कर, इसलिए इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा डेल ई बराबर, डेल ई मतलब ऊर्जा का जो अंतर होता है ना, तो उसी को लिखा जाता है, जैसे छोटा इसका मतलब एवरेज होता है। दूसरा कक्षा N2 है और पहला कक्षा, तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा? N2 का, इसे N2 माइनस का लिखे हैं N1। अब देखिए, सुनिएगा इधर, जैसे देखिए डेल ई का मान, खाली ई का फार्मूला बताइए, जो हम ई बराबर फार्मूला निकाले थे ना ऊर्जा का व्यंजक, खाली En बराबर, नहीं En बराबर पूरा हाइड्रोजन परमाणु में दम, जो बोर नहीं निकाले थे किसी भी परमाणु कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र याद है आपको? 13 मत बोलिएगा। देखिए हाँ, ये बोलना था 2π² Z² m⁴ अब बटा में n²h², ये बोलना था। अब माइनस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो माइनस में रहबे करता है परमाणु के अंदर, नहीं, π² Z² m⁴ अब बटा में यहाँ n लिखना सही होगा, N2 लिखाएगा ना, यहाँ क्या लिखाएगा? H तो दोनों में एक ही होता है ना। अब देखिए ब्रैकेट खोलिएगा ना तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। उसको पहले लिख दे, क्या लिया के
कि ऐसे लिखे, चलिए 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई के पावर 4 बटा में माइनस n2 का स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एम आई के पावर 4 बटा में n1 स्क्वायर एच स्क्वायर। तो डेल ई बराबर का क्या करते हैं ना कि इसको लिख देते हैं पहले या इसको लिख देते हैं। तो 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम आई के पावर 4 बटा में n1 का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम आई के पावर 4 बटा में n2 का स्क्वायर और एच स्क्वायर। दोनों में देखिए का कॉमन है, देखिए दोनों में n1 n2 के छोड़ के बाकी सब कॉमन है। देखिए एकरा में खाली डिफरेंट n1 है, एकरा में बाकी सब में सेम है कि नहीं। तो 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम आई के पावर 4 बटा में ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बटा n1 के स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 के स्क्वायर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं इधर, वहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए जैसे वो बात याद कीजिए, जैसे हम भले लिख दिए हैं कि जैसे e2 माइनस e1 बराबर होता है h ना, आई e2 माइनस e1 के मानवा डेल ई है, यानी कि डेल ई बराबर h नू लिख सकते हैं। जैसे e2 माइनस e1 जैसे ऊर्जा का अंतर है डेल ई, दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर है डेल ई, लेकिन उसका मान तो h नू के बराबर ही ना होता है। तो देखिए तो एच नू डेल ई की जगह पर हम एच नू लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए इसलिए डेल ई की जगह क्या लिखेंगे एच नू बराबर 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम आई के पावर 4 बटा में एच स्क्वायर यहाँ पर 1 बटा n1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा होगा ना। अब हमको कौन सी निकालना था आवृत्ति ना, क्योंकि हेडिंग तो वही दिलाए थे आपको कौन सी निकालने के लिए। एच ने भागा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम आई के पावर एच भागा में आएगा तो एच क्यूब 1 बटा माइनस 1 बटा। यही हो गया उत्सर्जित प्रकाश के आवृत्ति का फॉर्मूला, यानी कि जो प्रकाश परमाणु द्वारा उत्सर्जित होता है ना, उस प्रकाश का आवृत्ति का सूत्र हो गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए इसके बाद क्या करना है कि जैसे जो प्रकाश उत्सर्जित होता है ना, तो उस प्रकाश के आवृत्ति का तो हम लोग फॉर्मूला निकाल ही लिए। उस प्रकाश का कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य भी होता होगा, तो उसका दो तरंगों के बीच की दूरी कितनी है। तो अगला टॉपिक लिखिए उत्सर्जित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का सूत्र। उत्सर्जित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का सूत्र उत्सर्जित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखवाएंगे बाद में, लिखिए। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है लैम्डा इंटू नू, नहीं जी। तो इसे देखिए तो मान लीजिए कि हम लैम्डा के मान निकालना चाहते हैं, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा कि C बटा नू होगा ना। चलिए ऐसे लिखे था A1 बाई लैम्डा लिखे तो क्या होगा बताइए तो, दोनों पार्टी पलटेगा ना। जैसे इसके नीचे 1 है तो 1 हम लोग पलट दिए, तो वो लैम्डा के नीचे तो इधर ही पलटेगा, तब नू बटा C हो जाएगा कि नहीं समझे।
तो चलिए इसके बाद देखिए लिखते हैं हम लोग, चाहे रुक जाइए, क्या करते हैं कि 92 पर निकाल देते हैं यही से। चलिए यहाँ से निकाल देते हैं। 9 बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्ट? सी बटा लैम्डा नहीं। अब देखिए चूंकि हम लोग 9 बराबर पीछे निकाले हैं, अभी जो हाल में फॉर्मूला निकाले हैं 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम आई के पावर एच क्यू, अब ब्रैकेट में 1 बाई। अब देखिए क्या कीजिए ना कि यहाँ पर नू की जगह मान रख दीजिए कितना, सी बटा लैम्डा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम आई के पावर 4 अब बटा में एच क्यू, तो 1 बटा n1 के स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 का स्क्वायर। हमको देखिए लैम्डा 1 बाई लैम्डा यदि यहाँ लिखेंगे तो सी एन आपका कहाँ पर ही जैसे गुना में तो नीचे भागा में जाएगा ना, तो 2 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम ई के पावर 4 बटा में सी इंटू एच की आई हो जाएगा 1 बटा n1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा। तो ये हो गया उत्सर्जित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला। सी के मान रखेंगे जब सब कांस्टेंट के मान रखेंगे ना, तो सी के भी मान रखेंगे निकालेंगे, तो रख लीजिए, कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद एक ठो नोट लिखिएगा, या नोट मत लिखिए, सीधे क्या कर लीजिए कि इसी में कर लीजिए। इसके बाद जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए लेके चलेंगे तो जेड का मान कितना हो जाएगा, तो इसके बाद लिखिएगा कि एच परमाणु के लिए, एच परमाणु नहीं, इसके बाद जैसे जब फॉर्मूला निकालना फाइनल था जेड बराबर 1, तो चलिए इसमें चलेंगे, इसलिए 1 बाई लैम्डा बराबर 2 पाई स्क्वायर जेड के मान 1 हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए एम ई के पावर 4 बटा में सी इंटू एच क्यू 1 बटा n1 के स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 1 बाई लैम्डा बराबर 2 पाई स्क्वायर एम आई के पावर 4 सी एच क्यू 1 बाई n1 माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। वन बाई लैम्डा बराबर जहाँ r बराबर रीड-बर्ग नियतांक, तो r के मनवा कितना है, तो आपका 2 पाई स्क्वायर एम आई के पावर 4 बटन सी इंटू एच क्यू। इसको हल किया जाता है ना बालक, सब के मान को रख करके, जैसे मान लीजिए 2 पाई के मान 3.14 का होल स्क्वायर एम का मान 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 आई का 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 के पावर 4 बटा में सी का मान 3 गुना 10 के पावर एच का मान 6.6262 गुना 10 के पावर माइनस 34 का क्यूब ना। इसको सोल्व करने पर देखिए फाइनल कितना आता है, आता है इसका 10 से
969 सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को हम लिखते हैं 1.09679 गुना 10 के पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए क्वेश्चन है, लिखिए तो जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथा कक्षा से, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथा कक्षा से दूसरा कक्षा में लौटता है, चौथा कक्षा से दूसरा कक्षा में लौटता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। लौटता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चौथा कक्षा से कहाँ लौटा है, तो बताए थे आपको कि जिसमें लौटता उसको N1 मानते हैं और जहां से लौटता उसको N2 मानते हैं, ठीक ना। तो देखिए पहले लिख लीजिएगा N1 बराबर कितना 2, और लौट रहा है कहाँ से, हमको तरंगदैर्घ्य निकालना है ना। तो तरंगदैर्घ्य देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है तरंगदैर्घ्य बराबर, बात पर लिख लेंगे, चूंकि 1/λ और फार्मूला क्या होता है R इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो 1/λ बराबर, देखिए तो R का मान अभी कितना लिखा है, चलिए 96 लिखते हैं, कितना है 10 से 96 79 ना। और देखिए N1 के मान कितना है, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। तो 1/λ बराबर 10 96 79 1/4 माइनस 1/, एलसीएम लीजिएगा ना तो आपका आएगा 10 96 79, एलसीएम तो 16 आएगा, तो कितना लिखेंगे 4 माइनस 1, तो हो जाएगा आपका 1/λ बराबर 10 96 79 और 3/। लेकिन देखिए हमको लैम्डा का मान निकालना है, 1/λ का नहीं, तो इसको पलटना पड़ेगा ना। तो देखिए इसको पलटते हैं ना, तो जो भागा में रहता है वो ऊपर से रहता है गुना में, जो गुना में रहता है तो देखिए हो जाएगा ऐसे 1/λ है, तो लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा 16 अब बटा में 10 96 79 गुना 3, इसमें भाग दीजिएगा ना तो कुछ आएगा, इसको आपस में क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, 27 के 7 21 और 2 23 के 3 18 2 20 27 के 7 और 2 अच्छा हाँ ठीक है 29 में होगा, ये 29 होगा, ये तो 2 लिखेबे करेगा, ठीक है ना। ये भाग दीजिएगा तो मान देखिए इसका आता है, हम लिख देते हैं क्योंकि हमको भी भाग करना पड़ेगा लंबा चौड़ा, इसमें 0.000 4 गो और उसके बाद 4 8 6, लेकिन मात्रा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक ना। तो देखिए तो इसको जैसे 1/λ का ना सेंटीमीटर में होता है, केवल लैम्डा का क्या होगा सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इसको हम लिखते हैं इस तरह से, 7 अंक दशमलव कोने ले जाते हैं, तो दशमलव ले जाएंगे 7 अंक ना,
तो 4 8 6 और गुना 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। देखिए वाव काम इसमें करते हैं अपने मन से, जैसे इसको देखिए हम लोग, ये आपको याद है 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 10 के पावर 8 की माइनस 8। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लिखिएगा ना 10 के पावर 8 गुना 1 सेंटीमीटर, इसको भागा में भेजिएगा ना तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ना हो जाएगा। तो देखिए तो 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 10 के पावर माइनस 7 को छोड़ दीजिए, 4 8 6 गुना 10 के पावर माइनस 7 अपने मन से गुना में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना एंगस्ट्रम होता है? 10 के पावर 8 एंगस्ट्रम। तो ये घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा? खाली 10 बचेगा नहीं, मात्रा के एंगस्ट्रम गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जनरली हम लोग तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में ही निकालते हैं, जैसे सेंटीमीटर में आया तो वो भी सही है, इतना भी लिख देते हैं ना, केवल 486 गुना 10 के पावर में 7 सेंटीमीटर, तो भी सही है। लेकिन न्यूमेरिकल में होता क्या है ना कि तरंगदैर्घ्य जैसे बहुत छोटा दूरी है और छोटे दूरी को जनरली एंगस्ट्रम में मापा जाता है, तो सेंटीमीटर में भी आएगा ना तो उसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और सब इसी तरह से बनता है, जैसे मान लीजिए कि 5वां कक्षा से पहला कक्षा में निकला, मेन इसमें कौन चीज आता है ना कि भागा करना, कि जो नीचे इतना बड़का भाग आ जाता है ना, नीचे इतना बड़का भाग आ जाता है, यही थोड़ा सा झंझट बुझाता है। नहीं तो देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले में आपको कैलकुलेशन में कोई भाग पड़ा है? एरिया तक तो नॉर्मल है, खाली एक लाइन एरिया तो बड़का भाग आ जाता है, तो उसको लिए आपको भागा को मजबूत करना पड़ेगा, जो कि आप लोग करके आए हैं 12th क्लास में, 11th में। रोक